नमस्ते। हम अभी तक मार्था वॉल्टर डे ला मेर की एक कविता जो लिखी गई है उसको पढ़ रहे थे। उसके बारे में अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ा हुआ है, उसके बारे में हमने पढ़ा है कवि वॉल्टर डे ला मेर के बारे में थोड़ा बहुत, और मार्था कविता में ऊपर-ऊपर से हमें क्या बात करेंगे, क्या विषय के बारे में बात होगी उस बारे में पढ़ा है। ये छोड़ के हमने इस कविता में इसका शब्दकोश यानी ग्लॉसरी भी पढ़ा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के अंत में आपने पूरी कविता लाइन बाय लाइन पढ़ ली होगी। पढ़ते-पढ़ते अगर हमें ऐसे कोई शब्द मिले जो नए हैं और हमने शब्दकोश में देखे तो हम पीछे मुड़ के उनके मतलब भी दोबारा देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मार्था, once, once upon a time, over and over again, Martha would tell us her stories in the hazel glen. यानी वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब क्या होता है? तो कई कहानियाँ होती हैं, अगर आपको याद हो तो ऐसे शुरू होती है जैसे स्नो वाइट, सिंड्रेला। तो अगर ऐसे कहानियों में कई बार अंग्रेजी कहानियों में ये एक लाइन होती है वंस अपॉन अ टाइम, यानी एक बार ऐसा हुआ था। तो ये एक बहुत ही कॉमन लाइन है, बहुत ही मशहूर लाइन है, तो यहाँ भी हम इसी लाइन से शुरू कर रहे हैं। काफ़ी ऐसे बचपन की अंग्रेजी कहानियों में इसी लाइन से शुरुआत होती है, वंस अपॉन अ टाइम, यानी एक बार ऐसा हुआ था। ओवर एंड ओवर अगेन, यानी ये लाइन मार्था बार बार बोले जा रही है। ये डबल कोट्स में ये लाइन है, मतलब ये लाइन बोल रही है मार्था ओवर एंड ओवर अगेन, यानी बार बार बोले जा रही है। मार्था वो टेल अस हर स्टोरीज, यानी मार्था हमें उनकी कहानियां बता रही होगी इन द हेजल ग्लेन। मार्था वो टेल अस हर स्टोरीज, मार्था अपनी कहानियां हमें बता रही है इन द हेजल ग्लेन। हेजल क्या होता है? हेजल हमने अभी पढ़ा था, एक रंग का नाम है, थोड़ा भूरा और थोड़ा ग्रीनिश, ग्रीनिश ब्राउन, मतलब थोड़ा हरा और थोड़ा भूरा भूरा। ग्लेन क्या होता है? ग्लेन यानी घाटी, यानी वैली बिटवीन अ माउंटेन, यानी दो पहाड़ के बीच में जो घाटी होती है उसको ग्लेन बोलते हैं। ग्लेन शब्द का इस्तेमाल ज़्यादातर स्कॉटलैंड और आयरलैंड वाली जगहों पे किया जाता है। स्कॉटलैंड और आयरलैंड क्या है? वो यूके यानी लंदन के पास एक दो देश है। ग्लेन का मतलब घाटी होता है, बस उसका इस शब्द का इस्तेमाल ज़्यादातर हम उन देशों में करते हैं। तो मार्था वुड टेल अस हर स्टोरीज, मार्था अपनी कहानियां हमें बता रही होती है इन द हेजल ग्लेन, यानी घाटी में बता रही होती है। इन द भूरा रंग का, भूरा और हरा रंग की घाटी में। Hers were those clear grey eyes you watch, and the story seems told by their beautifulness, tranquil as dreams. यानी hers were those clear grey eyes, यानी मार्था के आँखों के बारे में बात करी जा रही है यहाँ पे कि क्लियर ग्रे आइज, मतलब बहुत साफ, बड़ी सुंदर आँखें थी, ग्रे रंग की। ग्रे रंग क्या होता है? ग्रे रंग सफ़ेद और काला को अगर आप मिक्स कर दे तो ग्रे बनता है, जो थोड़ा लाइट काला टाइप, डार्क सफ़ेद ऐसा मान लीजिए। सफ़ेद और काला को मिक्स करके जो रंग बनता है उसको ग्रे बोलते हैं। यू वॉच एंड द स्टोरी सीम्स टोल्ड बाय देयर ब्यूटीफुलनेस, ट्रैंक्विल एज ड्रीम्स, यानी कि जैसे मार्था अपनी कहानी सुना रही है तो सभी उसकी सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी साफ साफ आंखों में, ग्रे रंग की आंखों में देख रहे हैं। और देख रहे हैं तो फिर इतनी सुंदर आँखें हैं कि ऐसा लगता है कि वो जो स्टोरी जो मार्था सुना रही है, जो कहानी सुना रही है, वो उसकी उनकी आँखें सुना रही है, यानी मार्था की सुंदर-सुंदर आँखें वो कहानी सुना रही है। टोल्ड बाय देयर ब्यूटीफुलनेस, ट्रैंक्विल एज ड्रीम्स। ट्रैंक्विल हमने ये शब्द कहाँ पढ़ा था? चलिए पीछे जाके देखते हैं। हमने पढ़ा था यहाँ पे, यानी शांत, काम एंड पीसफुल, शांत, खामोश, सुकून देने वाला। सो ट्रैंक्विल एज ड्रीम्स, यानी सपनों जैसा शांत, सुकून देने वाला, सुकून देने वाले सपनों जैसा, इतनी सुंदर उसकी आँखें हैं। तो ये सब शब्द यूज़ करके इस्तेमाल करके कवि एक बहुत सपने जैसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, बहुत शांत, अच्छा, काम, सूदिंग, वैसे सपने जैसा। आगे बढ़ते हैं। She'd sit with her two slim hands, यानी मार्था के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो कैसे दिखती है। तो मार्था कहानी सुनाते सुनाते कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि वो ऐसे बैठती है अपने दो पतले पतले सुंदर सुंदर, स्लिम यानी अट्रैक्टिवली थिन, यानी सुंदर सुंदर पतली पतली हाथों के साथ, क्लैस्प्ड अराउंड हर बेंडेड नीज, यानी घुटनों के पास ऐसे करके मार्था ने अपने
हाथ ऐसे जोड़ के रखे हुए हैं, ऐसे घुमा के ऐसे जोड़ के रखे घुटनों के आसपास, बेंडेड यानी झुके हुए घुटने में ऐसे करके वो बैठी हुई है मार्था। ये मार्था की पोजीशन हमें डिस्क्राइब करके कवि बता रहा है। क्लास्प्ड यानी कस के पकड़ना। While we on our elbows lolled and stared at you. तो lolled का मतलब मैंने नीचे लिखा है यहाँ, ढीला या फिर लापरवाह होना। तो फिर ऐसे लिखा है कि मार्था ऐसे अपने घुटनों के आसपास हाथ ऐसे करके कस के पकड़ के बैठी हुई थी, हमें कहानी सुना रही थी। While we कौन होगा? मार्था की ऑडियंस, यानी मार्था जिसको कहानी सुना रही थी। और हम क्योंकि पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा भी समझ लगता है कि हम ही मार्था की कहानी सुन रहे हैं यहाँ पे। तो वाइल वी यानी हम, ऐसे भी मान सकते हैं। ऑन आर एल्बोज लॉल्ड यानी अपने कोनियों को ऐसे ढीला छोड़ के हम बस ऐसे ऐसे करके मार्था की कहानियाँ सुन रहे हैं आराम से मस्ती में। एंड स्टेयर्ड एट ईज। स्टेयर्ड यानी घूरना। घूरना मतलब बस मार्था को ऐसे ढंग से हम देख रहे हैं, ऐसे ढीली कोनियाँ लेके वो अपनी कहानी सुना रही है। और एट ईज का मतलब आराम से हम उसको बस देख रहे हैं, उसकी कहानी सुन रहे हैं। हम यानी जिसको भी मार्था वो कहानियाँ सुना रही है, छोटे बच्चे हो सकते हैं, कोई और कविता में उनकी ऑडियंस हो सकता है, या फिर कवि को ये भी लग सकता है कि जो पढ़ रहा है वही उनकी ऑडियंस है, क्योंकि कवि को बहुत मतलब अच्छा लगता है, उसको मज़े आते हैं ऐसे सपने और ऐसे ड्रीम लाइक चीज़ें कविताएं लिखने के लिए, जिसमें तो इसलिए वो सारे थीम्स आप यहाँ देख सकते हैं। हर वॉइस एंड हर नैरो चिन। अगेन यहाँ पे भी वापस हम देख रहे हैं कि मार्था की शारीरिक वो कैसे दिखती है मार्था, उस बारे में हमें बहुत चीज़ें बताई जा रही है इस कविता में। हर वॉइस यानी उनकी आवाज़, एंड हर नैरो चिन। नैरो यानी पतली, बारीक, दुबली, सुंदर सी। नैरो चिन, चिन यानी ये हिस्सा। हर ग्रेव स्मॉल लवली हेड। तो यहाँ पे माथा के सिर को लवली कहा गया है कि इतना सुंदर प्यारा सा सिर। स्मॉल छोटा सा सिर। ग्रेव, ग्रेव हमने पढ़ा था, ग्रेव यानी गंभीर। तो कहते हैं कि मार्था को देख के लगता है एकदम सीरियस, ऐसे सब्र गंभीर सी इंसान है, सुंदर सा छोटा सा चेहरा है उनका। seemed half the meaning of the words she said। यानी कि उनकी जो आवाज़ है, उनका जो नैरो चिन है, ये सारा वो मार्था दिखती इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी दिखती है कि वो जो भी बोल रही है ऐसा लग रहा है कि वो जो जैसा दिखती है वो उसी से अपना मतलब आप अपने जैसे दिखती है उस माध्यम से ही बता रही है। तो आप देख रहे हैं कि इससे पहले भी कवि ने ऐसा कुछ बोला था कि उसकी आंखें, हर क्लियर ग्रे आईज, इतनी बड़ी बड़ी आंखों में देखा तो लगता है जैसे उसकी आंखें हमें कहानियाँ सुना रही है। तो यहाँ पर भी कवि ऐसा कुछ वैसा सा ही बोल रहे हैं कि उसकी आवाज़, उसकी सुंदर सी चिन, उसका सुंदर सा प्यारा सा सिर, वो सब जो है वो जैसे बोल रही है, ऐसा लग रहा है कि आधा मतलब उसकी कहानी का तो उसके लुक्स, उसके अपीयरेंस, उसके वो कैसी दिखती है उसी से हमें समझ आ रहा है। वंस अपॉन अ टाइम। हम वापस इस लाइन पर आ गए जो हमने एकदम पहले पढ़ी थी। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक बार ऐसा हुआ था। लाइक अ ड्रीम यू ड्रीम इन द नाइट, यानी ऐसा सपना जैसा आप रात को देखते हो। फेरीज एंड नोम्स डोल आउट। फेरीज यानी परियां, नोम्स क्या होते हैं? यहाँ जी जो है साइलेंट है, यानी जी की आवाज़ ग हम नहीं बोलेंगे, इस शब्द को हम बोलते हैं नोम्स। नोम्स अगर ऐसे हटा दो तो नोम। नोम मतलब बौना। बौना भी यहाँ पे हम कैसे बौने की बात कर रहे हैं? जो बहुत जादू भरे बौने हो, जिनको जादू करना आता हो, जैसा हम कहानियों में ज़्यादातर करते हैं। फेरीज एंड नोम्स स्टोल आउट इन द लीफ ग्रीन लाइट। स्टोल आउट का मतलब यहाँ क्या हो गया? स्टोल मतलब स्टील, मतलब चुराना। यहाँ पे मतलब इसका क्या है कि ये लोग भाग गए, ये कहीं से निकल गए शांति से चोरों की तरह। ऐसे फेरीज पड़ी और ये लोग बौने निकल गए इन द लीफ ग्रीन लाइट, यानी लाइट जो थी एकदम हरी सी थी। सो once upon a time, like a dream you dream in the night, fairies and gnomes stole out in the leaf green light। यानी बोल रहे हैं, माथा बोल रहे हैं कि एक बार ऐसा हुआ था, जैसे कोई आप सपना देख रहे हो, जैसे रात को जैसे सपने देखते हो। फेरीज एंड नोम्स स्टोल आउट यानी परियां और नोम्स बौने छुप छुप के भाग गए लीफ ग्रीन लाइट में, यानी
पत्ते जैसे हरे लाइट में। तो ये 3 लाइनें ऐसे देख लो कि जैसे ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसे हमने कैसे कहानियाँ सुनी हुई हैं कितनी, जहाँ पे परियों की बात हो रही थी, बौनों की बात हो रही होती है, रात को ऐसे भाग के कहीं जा रहे हैं, लाइट का रंग भी हमें ऐसा दिया गया है। तो वैसा ही इस पैरा में हमें दिखा रहे कि ऐसी कहानियाँ मार्था हमें सुनाती थी। And her beauty far away would fade as her voice ran on till hazel and summer sun and all were gone. तो अब आप देख रहे हैं इस पैराग्राफ में सडनली कवि हमें दिखा रहे हैं कि कविता हमने शुरुआत कैसे करी कि मार्था हमें कहानी सुना रही है, मार्था इतनी सुंदर है, मार्था जैसे कहानी सुनाती है सुंदर दिखती है, हमें उसी से इतना अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, ऐसे लगता है हम किसी सपने में हैं। और धीरे धीरे करके अब कवि हमें दिखा रहे हैं कि मार्था दूर हो जा रही है हमसे। जैसे नींद में सपने में जैसे कई बार लगता है ना कि कुछ हो रहा है और कुछ होते होते फिर दूर चला गया है, फिर जैसे हम उठने जब जा रहे होते हैं ज़्यादातर तो वो जो जो भी हमारे सपने में हुआ था ऐसा लगता था कि बहुत पहले होता है, बहुत दूर हुए जा रहा है, हम पकड़ नहीं पा रहे उस चीज़ को। तो वैसा ही कभी भी यहाँ पे हमें दिखाने की समझाने की कोशिश कर रहा है कि हर ब्यूटी फार अवे, यानी उसकी सुंदरता दूर हो गई। वुड फेड मतलब कम गई, ढल गई, उसकी सुंदरता कम हो गई। एज अ वॉइस रैन ऑन मतलब माथा दूर हो गई, हमें दिख नहीं रही है, उसकी सुंदरता दूर हो गई है, बट उसकी आवाज़ चलती जा रही है, थोड़ा थोड़ा हम सुन पा रहे हैं। टिल हेजल एंड समर सन, यानी सन जो है सूरज को बोल रहे हैं हेजल एंड समर। हेजल रंग होता है भूरा ग्रीनिश सा, हरा भूरा के मिक्सचर का एक रंग का नाम है हेजल, हमने पहले पढ़ा था। एंड समर सन मतलब धूप, गर्मी, हम सूरज को इस रंगों से हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। एंड ऑल वर गॉन मतलब ऐसा बता रहे हैं कि अभी तक हमने पढ़ा कि मार्था हेजल ग्लेन यानी भूरे हरे एक घाट में सुंदर सी जगह पे कहानी सुना रही है। और अब हमें ये हमने फर्स्ट पारा में पढ़ा था, अब इस पारा में हम पढ़ रहे हैं कि कैसे मार्था की सुंदरता दूर हो जा रही है, हमें दिख नहीं रही, उसकी आवाज़ चलती रह रही है। और धीरे 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 वो जो हेजल ग्लेन था, वो जो सूरज की किरणें थी, वो जो सारा माहौल था वो भी चला गया, सब चला गया। तो ऐसे ही कभी हमें ऐसे दिखा रहे हैं कि देखो ऐसे सपनों में जैसा होता था वैसे ही हो रहा है, इतना सब कुछ सुंदर सुंदर था अब दूर हो गया और हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है। जैसे आप एक कविता पढ़ोगे आप भी धीरे धीरे समझोगे, एकदम सपने की तरह पढ़ता है ये कविता। ऑल फॉरडन एंड फॉरगॉट, ऑल फॉरडन एंड फॉरगॉट मतलब फॉरडन मतलब हो चुका, एंड फॉरगॉट भूल चुका, मतलब सब हो चुका और हम भूल भी चुके। एंड लाइक क्लाउड्स इन द हाइट्स ऑफ द स्काई, यानी और जो बादल होते हैं जो एकदम ऊंचे ऊंचे आकाश में होते हैं। और हार्ट स्टूड स्टिल इन द हश ऑफ एन एज गॉन बाय, यानी हमारे दिल जो है शांत हो गए, रुक गए। इन द हश, हश हमने हश का मतलब अभी पढ़ा था। हश एक तो होता है फिंगर ऑन द लिप्स करके कई बार टीचरें बोलती हैं कि शांत हो जाए, मतलब चुप होने जैसा। हश का मतलब ये भी हो सकता है कि जैसा इस कविता में हश का मतलब दिया गया है, हश का इस्तेमाल करा गया है कि ऐसी कोई जगह जहाँ पे बहुत ही शांति हो, जहाँ पे बहुत शांति हो, बहुत खामोशी हो, बहुत पीसफुल शांत लगे। तो आवर हार्ट स्टूड स्टिल इन द हश, इसका मतलब बस यही है कि हमारा दिल एकदम रुक सा गया, मतलब ये सब खत्म हो गया हमारा, हम जो सपने जैसी दुनिया में थे, मार्था दूर चली गई हमें सुंदर कहानी सुनाते हुए, तो ये सब खत्म हो के सब शांत हो गया और हमारे दिल रुक गए, हमारा दिल, हमारे दिल की धड़कन भी शांत हो गई, रुक गई। और फिर एज गॉन बाय, यानी ये जो पूरा सपना जैसा हमने एक्सपीरियंस करा, माहौल देखा, ये एक कल था जो चला गया, ये एक टाइम था हमारे जीवन में जो चला गया। तो इस पूरे कविता में कवि काफ़ी ऐसी बात कर रहे हैं कि हम एक सपने में थे, कवि हमें कोशिश करते हैं कैसे बच्चों जैसे सपने में लाने की कोशिश करते हैं कि एक बहुत सुंदर औरत है मार्था नाम की, वो हमें इतनी कहानियाँ सुना रही है, परियों की, बौनों की, जादू भरी कहानियाँ, हमें पता नहीं क्या हो रहा है, हमें एक्साइट कर देता है कवि। फिर धीरे धीरे दिखाते हैं कि कैसे जैसे ही सपने होते हैं ये चीज़ भी हमसे दूर चली जा रही है, हम उसके बारे में सोच रहे कि वो कितनी अच्छी चीज़ थी और वो एज, वो कल कैसा चला गया। चलिए अब हमने पूरा इस कविता को समझा है, अब हम अगली वीडियो में इस कविता की कुछ उत्तर, प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद, आगे मिलते हैं।